Radhe Radhe to everyone. So welcome to the series where we are solving questions for higher mathematics practice questions. So let us start. Now this is the initial value problem is given to us. This, ठीक है. So before reading option, let us first solve it by variable separable method. So it will be du upon 1 upon 5 and this will be t square dt. So this is minus 1 upon 5 plus 1. This is 4 upon 5 t cube upon 3 plus c. So it is 5 upon 4 u 4 upon 5 t cube 3 plus this. Using the condition, so it will be c will be 0 है ना, c 0 हो जाएगा तो c हम काट देते हैं. नाउ वी विल हैव u क्या आ जाएगा एक तरह से आपका 4 अपॉन 5 t क्यूब अपॉन 3 और इसकी पावर आपकी पहले आपने फिफ्थ रूट ले लिया दोनों तरफ है ना, 5 टाइम्स कर लिया और फिर फोर्थ क्यू वो ले लिया स्क्वायर फोर्थ रूट ले लिया इसका, तो ये आपका 4 अपॉन 5 हो जाएगा. नहीं सॉरी 5 अपॉन 4 5 अपॉन 4 हो जाएगा. तो अब ये देखो ये चीज़ जो हमारी कोई बाउंडेड आ रही है, ये हमारी बाउंडेड तो नहीं आ रही है ना, यू इज़ नॉट बाउंडेड, तो इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द लिप्सिट्स कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू यू इन द नेबरहुड दिस. ठीक है, तो ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रही है. एंड देर इज़ अ सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन तो नहीं होगा. नाउ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सोल्यूशंस, तो यस ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा यूनिक सोल्यूशन नहीं आ रहा है और नो सोल्यूशन भी नहीं आ रहा और सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे. ओके, ये हमारा इनर प्रोडक्ट दिया है. अब इसमें हमें निकालना है बेसिस, चेक करना है. तो बेसिस हम कैसे चेक करते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट एंड स्पैनिंग. तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया है, तो व्हाट हैव टू चेक इन इट, सिर्फ लीनियर इंडिपेंडेंस. तो हम लीनियर इंडिपेंडेंट, तो हम ये यहाँ मैट्रिक्स बना देते हैं 1 1 2 0 1 1. ठीक है, सो इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं ले लूँ तो 0 या एक्सक्यूज मी प्लस 2, तो ये भी मेरा 0 ही आ रहा है. मैंने सही किया ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है. तो यस ये बेसिस बन रहा है, इट मीन्स ये ट्रू स्टेटमेंट है ना, क्योंकि नॉन ज़ीरो आ रहा है हमारा डिटर्मिनेंट, तो ये बेसिस तो बन रहा है. सेकंड देखते हैं हम ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल में क्या होता है, हमें ऑर्थोगोनल के लिए सेम ही दिया है. ऑर्थोगोनल में हमें चेक करना होता है कि कॉलम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होना चाहिए. तो देखो 1 से मल्टीप्लाई 1 आया, फिर 0 से 1 ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये 0 आना चाहिए था, ये 0 तो आ नहीं रहा है, तो इट मीन्स ये ऑर्थोगोनल तो नहीं है. तो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. नेक्स्ट हम फिर से हमें एक्सटेंडेड बेसिस ही देखना है, तो हम क्या चेक करेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं वेक्टर्स, वही हमें चेक करना है. ये 1 1 2 0 दिस 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 एंड दिस, सो इट इज़ कमिंग 1 1 2 0 1 1. आई एम अप्लाइंग दैट एलिमेंट्री ऑपरेशंस. ठीक है, तो R3 को मैंने लिख दिया R3 2 टाइम्स R1 0 और ये -1 आ जाएगा, ये भी -1 आ जाएगा, तो ये देखो ये 0 हो जाएगी यहाँ से, तो ये हमारा बेसिस नहीं बन रहा है. नेक्स्ट लेट अस सी कि नेक्स्ट ऑप्शन भी हमारा बेसिस है कि नहीं है. लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करना है बस. 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 2, ये इधर कर दूँ मैं 2 टाइम्स R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो ये 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -3 आ जाएगा. इस पर भी मैं यूज़ करती हूँ R3 को मैं कर देती हूँ R3 माइनस R2, ये 0 ये 0 ये 2 आ जाएगा. तो यस ये हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो दिस इज़ ट्रू. A and D options are true options.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिस इज़ फ्रॉम कॉम्प्लेक्स। नाउ डी है हमारे पास दिया हुआ, ये ओपन सेट दिख रहा है हमको, है ना, ओपन डिस्क है ये। नाउ डी टू डी बी अ होलोमॉर्फिक फंक्शन एंड अल्फा एंड बीटा आर, अल्फ़ा एंड बीटा जो है हमारे डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जब भी हमें पता है कि अगर हमारा एक फंक्शन है वो एनालिटिक हो, जो हमें दिया है होलोमॉर्फिक, है ना, होलोमॉर्फिक एंड एनालिटिक सेम थिंग, एनालिटिक हो और जिसके डिस्टिंक्ट रूट्स हो, तो वो एफ जो जेड है वो क्या हो जाता है, जेड ही हो जाता है। दिस इज़ डायरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये डायरेक्ट, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास फिर से दिया है कि एफ जो है एनालिटिक है, ठीक है, इसमें हमें ये चीज़ चेक करनी है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक। तो अगर हमारे पास एनालिटिक कोई फंक्शन दिया होता है और ये जो हमारे पास डोमेन है, इफ़ इट इज़ ओपन सेट, अगर ये जो सेट है इट इज़ ओपन, ठीक है, तो ओपन सेट होगा अगर ये, तो वहाँ पे फॉर ऑल हमेशा देयर एग्जिस्ट वन बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक फंक्शन, है ना, एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ नॉट एग्जिस्ट है, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ सी स्टेटमेंट है हमारी, एफ डी टू डी बी अ होलोमॉर्फिक फंक्शन, सपोज अल्फ़ा आपका डी से बिलोंग करता है और ये ओके तो हमें यहाँ पे यूज़ करनी है रेमन मैपिंग, रेमन मैपिंग थ्योरम, ठीक है। यस, तो ये जो रेमन मैपिंग थ्योरम है, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी ना, दिस इज़ द प्रूफ फॉर सेकंड, जो हमने अभी बात किया ना कि ओपन सेट होगा और एनालिटिक फंक्शन है, तो रेमन मैपिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ लास्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्वार्ट्ज लेमा, ठीक है। स्वार्ट्ज लेमा क्या कहता है, ये कहता है एफ ऑफ जेड ये लेस देन इक्वल टू जेड होगा और एफ डैश ऑफ जेड जो है ये 1 होता है, ठीक है। ये हमारी स्वार्ट्ज लेमा इनइक्वालिटीज़ होती है जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा पे एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो जैसे अगर हमारा ये एफ 0 होगा तो ये 0 आ जाएगा, और जब हम एफ डैश निकालेंगे तो ये इक्वालिटी को भी होल्ड करता है। यहाँ देखो आपका इक्वालिटी ही है तो ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, है ना। एफ डैश जेड जो है लेस देन इक्वल टू जेड होगा और एफ डैश जेड जो है लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये हमारी कॉची स्वार्ट्ज इक्वालिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट जो सी है दैट इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी ये हमारे करेक्ट ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन वी हैव, ये पीडीई से क्वेश्चन लिया है हमने, तो यूज़ करते हैं लैग्रेंज मेथड। तो ये dx अपॉन 1 आएगा, dy अपॉन 1 और du अपॉन e रेज़ टू पावर u, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू c1 यूजिंग दिस, और यहाँ से हमारा आ जाएगा y इक्वल्स टू e की पावर माइनस u, ठीक है, प्लस c2 लगा लो। तो एक तरह से c2 क्या आ गया हमारा y प्लस e की पावर दिस, तो ये 1 एंड ये 2, ठीक है। तो इन दोनों को ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा c2 फाई ऑफ c1, ये y
प्लस ई की पावर माइनस यू पाई ऑफ एक्स माइनस वाई, ये कंडीशन यूज़ करते हैं तो ये आ जाएगा 0, ई की पावर -1, ये फाई ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो फाई ऑफ एक्स मतलब हमारा 1/e हो गया। तो यहाँ पे अब मैं यूज़ कर लेती हूँ इसको, तो ये मेरा बन जाएगा y प्लस ई की पावर -u और यहाँ -1 आ जाएगा, है ना। ये मेरी पूरा वो आ गया। तो यहाँ से जब हम ये करेंगे तो ये y माइनस दिस और ये दिस, तो यहाँ मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो u की फॉर्म में हम इक्वेशन बना देते हैं ना। u की फॉर्म में आ जाएगा log 1/e माइनस दिस, ये माइनस u आएगा ना, तो लॉग के आगे भी माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन ए तो कभी नहीं आ सकता, बाई की जगह आप 1/e डालो तो 1 तो कभी नहीं आएगा। फिर u ऑफ x है, u ऑफ x, तो अगर इसको u ऑफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आ ही जाएगा, तो दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट। फिर हम y के रिस्पेक्ट में जब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे दिस, तो ये क्या आ जाएगा 1/e की पावर दिस माइनस वाई। तो जब हम यहाँ पे ये वैल्यू डालेंगे तो log 4 तो नहीं आएगा, बट यस जब हम यहाँ पे ये वैल्यू डालेंगे तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हमें पता है सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, वी चेक पीस वाइज कन्वर्जेंस, ठीक है। तो जब हम पीस वाइज कन्वर्जेंस चेक करेंगे x की पावर n, तो अब देखो 0 और 1 के बीच में हम कुछ भी डालेंगे तो वो तो 0 आएगा ही, है ना। तो वो 0 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, वो 0 इसमें भी आ रहा है, 0 इसमें भी आ रहा है, इसमें सब में मीन्स ऑल फंक्शंस आर पीस वाइज कन्वर्जेंट, है ना। ये आपको समझ आया, पीस वाइज कन्वर्जेंट होता है कि जो हमारे पास इंटरवल दिया है हम x की जगह वो वैल्यू पुट कर दे और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ले जाए तो वो 0 आ गया। अब हमें यूज़ करना पड़ेगा वेस्ट्रेस एम टेस्ट, है ना। एम टेस्ट यूज़ करना है। एम टेस्ट के लिए क्या करेंगे हम, एफ ऑफ एन माइनस एफ करेंगे, वो 0 पे जाना चाहिए एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे ही एन जो है इन्फिनिटी पे जाएगा तो वो आपका 0 पे जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, एक्स एन माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके x आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप इसमें देखो ना, इसमें अगर आप 0 से थोड़ा सा इधर उधर चल जाओ, है ना, कोई भी हमें सीरीज़ लेनी है 0 से या 1 से थोड़ी सी भी इधर उधर अगर हम सीरीज़ ले लेंगे, है ना, या तो प्लस में या माइनस में। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 प्लस ई की पावर 1 प्लस 1/n ले लेती हूँ, ठीक है, रेज टू पावर n। तो जब हम ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये तो e आ जाएगा, और e तो कभी भी 0 नहीं होता, है ना। या तो हम ये छोटा, क्योंकि हमें x के आसपास कुछ लेना पड़ेगा ना जो आपका 0 या 1 को सिग्निफाई करेगा, है ना। x के कुछ तो लेना पड़ेगा इधर उधर की, हाँ क्या इसकी सीरीज़ आएगी। तो इसलिए फर्स्ट जो है हमारा वो तो e आ रहा है, वो तो 0 आ ही नहीं रहा है। आपको समझ आया, एक्स एन जो है हमने एफ एन एक्स मतलब उसकी सीरीज़ देखनी है कि वो कन्वर्जेंट हो रही है या नहीं हो रही है, जैसे ही हम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट तो नहीं हो रहा है, सेकंड पे हम जब जाएंगे, हाँ तो सेकंड पे देखो ऊपर वाला तो ई पे जाएगा लेकिन नीचे वाला तो 1/n है ना, सेकंड वाला। तो हाँ सेकंड वाला इज़ पॉसिबिलिटी, ये सेकंड वाला हो रहा है। थर्ड वाला अगर आप देखोगे तो थर्ड वाला x की पावर n फिर e बन जाएगा और ये 1 प्लस e बन जाएगा, तो e/1 प्लस e बन रहा है, लेकिन बनना क्या चाहिए 0, तो इट मीन्स ये भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। और फोर्थ वाले में क्या बन रहा है, e बन रहा है और यहाँ पे भी 1 प्लस n और e बन रहा है ना।
लेकिन तो ये भी बन रहा है ना, डी ऑप्शंस भी हमारा कन्वर्जेंट हो रहा है, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे करेंगे तो वो तो ज़ीरो हो ही जाएगा। तो सेकंड और डी ऑप्शन जो है हमारे वो करेक्ट ऑप्शन। आपको समझ आया? ये देखो एक्स एन जो है, एक्स रेज़ टू पावर एन, उसको हमें इन्फिनिटी पे ले जाना है। तो जो x की जगह हम क्या डाल सकते हैं, तो उसके आसपास की हम मतलब 1 के एक थोड़ी सी छोटी या 1 से थोड़ी सी बड़ी, है ना, कोई सीरीज़ हम लिख देते हैं। देखो हमें हर ऑप्शन को ना क्या बोलते हैं, काटने की कोशिश करनी होती है कि हमें इसको या फॉल्स प्रूव करना है। इफ़ वी आर सक्सीडिंग इन प्रूविंग इट फॉल्स, इट मीन्स हमने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन। और अगर हम एलिमिनेट करने में सफल हो जाते हैं, इट मीन्स वी आर ड्राइंग आवर सेल्फ वेरी क्लोजर टुवर्ड्स द आंसर। ठीक है, हाँ चलो ओके। नाउ अब आप ये देखो, यहाँ पे हमारे पास ये एनहिलिटिंग पॉलिनोमियल दिया है, एनहिलिटिंग दी है। ठीक है, तो ये नहीं बता रहे कि ये रूट्स होंगे पक्का या नहीं होंगे, लेकिन हाँ एनहिलिटिंग है कि इनमें से कोई ना कोई एक रूट तो होगा ही होगा पक्का। तो अगर हम इसके रूट्स निकालें तो इसके रूट्स हमारे पास आ जाएंगे ये और t-1, तो यह t² दिस एंड दिस, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। अब जब हम इसके रूट निकालेंगे तो इसके रूट हमारे पास क्या क्या आएंगे, 1 + -√3 अपॉन 2। ठीक है, ये आएंगे, 1 भी आएगा और ये आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास तीनों डिस्टिंक्ट वो आ रहे हैं, रूट्स आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। तो अब यहाँ पूछा है कि R3 मस्ट एडमिट अ बेसिस, एक बेसिस तो होगा इनके पास जो ये सिमेट्रिक हो। तो हाँ, क्योंकि हमारा जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो वो डायगोनलाइजेबल होगी, तो वो सिमेट्रिक तो होगी। सेकंड बोल रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी वो, तो बोला है ना एडमिट अ, मतलब चांसेस आर वेरी ग्रेट, है ना, तो यस बी भी सही है। अब इसमें बोला है जो थर्ड ऑप्शन है TV = V, इसका मतलब कि 1 आइगन वैल्यू होगी। जैसे मैंने आपको बताया ये एनहिलिटिंग था, तो 1 + √3/2, ये 3 है ना इसकी आइगन वैल्यूज़, है ना। तो हो सकता है ये ना हो, सिर्फ यही 2 हो, या हो सकता है ये 2 भी ना हो, यही 3 बार रिपीट कर रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा। देयर एग्जिस्ट में है, देयर एग्जिस्ट, आपकी बात मैं एग्री कर सकती हूँ कि हाँ आप कहोगी हो भी तो सकता है, हाँ, लेकिन हमेशा हो, जैसे ना इसमें लिखा है मस्ट कंटेन, ऐसा नहीं है ना हमेशा ही होगा, क्योंकि हमारी आइगन वैल्यू इन दोनों में से भी कोई हो सकती है। देन अगला है R3 मस्ट कंटेन 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अब ये पहले था कि आइगन वैल्यू 1 तो होगी ही होगी, और सेकंड कहना चाहता है कि आइगन वेक्टर 2 है, मतलब GM इसका 2 है, और हमें पता है कि जो AM है वो या तो इक्वल होता है GM से या बड़ा होता है, तो इसका मतलब GM भी 2 होगा, तो इसका मतलब जो 1 आइगन वैल्यू है वो 2 बार रिपीट होनी ही चाहिए। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे भी केसेस है जहाँ पे 1 आइगन वैल्यू नहीं भी हो सकती है, बट दे आर सेइंग कि 2 बार होनी चाहिए, तो वो तो हो ही नहीं सकता, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।